Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Ms. Botnophilic. In today's video, we'll be covering about a very important topic that how can you score good in your college level exams. तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चों ने कमेंट सेक्शन पे पूछा था एंड मैं काफ़ी टाइम से वीडियो को अपलोड करना चाह रही थी ताकि मैं अपने जो ओपिनियंस है, मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पेपर्स दिए हैं बीएससी में, एमएससी में एंड मुझे अब इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चों को ये सजेस्ट कर सकूं कि आप किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो आप लोग ना करो और एक अच्छा स्कोर आप अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या कोई भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आप अपना एक अच्छा स्कोर बिल्डअप करो। ओके, सो इस वीडियो को मैंने 5 पर्टिकुलर सेक्शंस पे डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी एंड शेड्यूल। ओके, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने उससे पहले ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम्स की। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो आती है वो होता है नोट्स। ठीक है, नोट्स का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को लिखना, अपने पास स्टोर करके रखना, उस नॉलेज को फिर फ्यूचर में यूज़ करना, क्योंकि वो नोट्स आपके हैं, वो आपने खुद बनाए हैं। ओके, आप देखो नोट्स बनाते टाइम भी कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले यूज़ ऑफ हाईलाइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप ग्रेजुएशन से भी बढ़कर जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहते हैं। ओके, उन फीचर्स को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन ना आके आपसे इनडायरेक्टली उन फीचर्स को पॉइंट करते हुए उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि साइंटिस्ट के नेम हैं जो कि फर्स्ट डिस्कवरर हैं, या कोई स्पेसिफिक फीचर अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में देखने को मिलता है तो उसको आप नोट्स पे हाईलाइट करते हुए चलो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। एक यूनिट के जो नोट्स है वो हम कहीं बना रहे हैं, दूसरे के कहीं बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक यूनिट के लिए, जैसे अगर मैं सिंपल एमएससी बॉटनी के बारे में बोलूँ तो हर एक सेमेस्टर में यू हैव 4 to 5 पेपर्स। ओके, 4 to 5 पेपर्स मीन्स यू आर कवरिंग एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स, और हर सब्जेक्ट की आपकी एक सिंगल एंड इंडिविजुअल नोटबुक होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, स्टिक टू योर सिलेबस। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जैसे आपका सेमेस्टर ओवर होता है या आप किसी नए पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल होते हो, सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वहाँ के सिलेबस को आप देखो। सिलेबस के साथ सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप सिलेबस में स्टिक नहीं होगे और कुछ भी चीज़ अगर आप पढ़ते जा रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बुलेट पॉइंट। देखो बुलेट पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नोट्स तो बनाना बट उसको थ्योरी में नहीं लिखना है। भाई थ्योरी तो आपके पास बुक्स में भी अवेलेबल है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना उनके आप बुलेट पॉइंट बनाना स्टार्ट करो। बुलेट पॉइंट मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लीन पेजेस। कॉपी में ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड जो चीज़ क्लीन होती है ना उसको पहले क्या करता है, अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो क्लीन पेजेस आप मोस्टली कोशिश करो कि अगर आप कोई रफ वर्क कर रहे हो तो आप जो 20-40 वाली कॉपीज़ आती है ना रफ वाली, आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो स्पेशली एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ओके, क्योंकि आपने इसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आप कोशिश करो कि जिस भी सब्जेक्ट कि जो भी टॉपिक को आप कवर कर रहे हो या जो भी एक पर्टिकुलर सब सब्जेक्ट को आप कवर कर रहे हो उसके लिए आप एक क्लीन नोटबुक या क्लीन पेजेस वाली नोटबुक को यूज़ करो। ओके, नाउ एटलीस्ट 2 टॉपिक्स। अभी हम नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं कि भाई नोट्स बनाते टाइम क्या क्या चीज़ों को आपने ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो एटलीस्ट 2 टॉपिक्स कहने का मतलब है कि कोशिश करो कि पर डे आप 2 टॉपिक अपने कवर कर रहे हो, और ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट ओवरबर्डन नोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप कोशिश करो कि पर डे आप 2 टॉपिक्स कवर करो। ये नहीं कि हमें भाई जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हैं और उनको ना हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि भाई नोट्स को कभी ओवरबर्डन मत करो, उतने ही नोट्स बनाओ जितने आप कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रेफर अ बुक और वीडियो फॉर टॉपिक्स रादर देन रेफरिंग मल्टीपल बुक्स। भाई बच्चे जो होते हैं ना एक टॉपिक के लिए 4 से 5 बुक्स रेफर कर देते हैं, 4 से 5 जो होती हैं वीडियोस रेफर कर देते हैं। बेटर ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट एक वीडियो से क्लियर है तो आप उस वीडियो को एज अ सबस्ट्रेट लेके चलो। ठीक है, उसको सबस्ट्रेट लेके चलो और तब जाके उसके अगल बगल अपना नॉलेज क्रिएट करो। सो कोशिश करो कि
एक जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसको अच्छी तरह से एक बुक से आप कवर करो, मल्टीपल बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है किसी भी एक टॉपिक के लिए। ओके, तो स्ट्रैटेजी शेड्यूल में हमने नोट्स मेकिंग देख लिया, अब हम देख लेते हैं भाई रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी होता है। ओके, देखो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई चीज रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होता है, हम धीरे धीरे चीजों को भूलने लगते हैं। अगर हम नोट्स पे नोट्स बनाते रहेंगे, उनको रिवाइज ही नहीं करेंगे, तो जो नोट हमने फर्स्ट मंथ पे बनाया था वो हमें 6 मंथ्स बाद क्या होगा, याद ही नहीं रहेगा। हमें उन नोट्स को पढ़ने में भी बहुत आलस आएगा क्योंकि हम रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो एग्जाम्स आपके जब तक नहीं होते हैं, जब तक आपका प्रॉपर जो एक स्केड्यूल होता है वो नहीं आ जाता है, तब तक अपने टॉपिक्स को डेली रिवाइज करिए। ओके, नेक्स्ट कि ये भी मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप रिवीजन बिल्कुल बर्डन तरीके से करो। आप 1 to 2 आवर दे सकते हो रिवीजन को, और वहाँ पे आप कोशिश करो कि कोई 2 टॉपिक आप करो डेली रिवाइज, और उन 2 टॉपिक को आप ऐसे रिवाइज करो कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न विद कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ अपनी चीज़ों को याद करो प्लस एग्जाम्पल्स। मेरी बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं निमोनिक्स बनाती हूँ। कोई चीज़ अगर आपको याद नहीं होती है तो उसके लिए आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ बहुत लेंदी है, याद नहीं हो पा रही, तो भाई निमोनिक्स का यूज़ करो। निमोनिक्स क्या होती है कि शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, कि उन शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू हम एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट को याद कर सके। तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना सीखो डे टू डे लाइफ में। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस कवरिंग। अब सिलेबस कैसे कवर किए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि मैंने आपको बोला तो सही कि स्टिक टू सिलेबस। अब हम सिलेबस से स्टिक भी हो गए, भाई आप कैसे कवर करें इतना लंबा सिलेबस। ओके, सबसे पहली चीज़ है कि डोंट डिपेंड ऑन द टीचर, स्टार्ट मेकिंग नोट एज सून एज द न्यू सेमेस्टर स्टार्ट। ये कि जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, हमने अपने नोट्स उसी टाइम से बनाने स्टार्ट करने जैसे हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू कवर 1 यूनिट विद इन 2 वीक्स। तो यूनिट कवर करते टाइम आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक यूनिट को कम से कम 2 हफ्ते आप दो। ठीक है, 2 हफ्ते में कितने होते हैं, 14 डेज होते हैं। 14 डेज, विद इन 14 डेज यू कैन कवर एटलीस्ट 28 टॉपिक्स, और एल्स 14 टॉपिक भी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक दिन के अंदर 2 टॉपिक्स कवर करो, और 2 टॉपिक्स को एटलीस्ट सोने से पहले तो रिवाइज कर सकते हो ना। आप इसको फिर अपने पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांट सकते हो। तो कोशिश टारगेट ये करो कि भाई एक यूनिट को मैंने 2 वीक्स के अंदर यहाँ पे कवर करना है, तो आप खुद देखोगे कि इजीली आप सिलेबस अपना कवर कर सकते हो। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि हम 100% अपना सिलेबस कवर करें। आपने देखा होगा कि सिलेबस में ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ें जो होती है लेस इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करी हैं रिगार्डिंग एमएससी बॉटनी, जहाँ पे मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया है अंदर डिफरेंट सब टॉपिक्स, ये सब सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना आप अपने सिलेबस को डिवाइड करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडरेट इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेस इंपॉर्टेंट। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उन पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कोशिश करता है कि हर बच्चा पास हो जाए एग्जाम में, तो वो कुछ क्वेश्चंस क्या करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट से देता है, फिर कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट से देता है। तो आप कोशिश करो कि 70 to 80% जो आपका सिलेबस है वो आप कवर करो बिफोर योर एग्जाम स्केड्यूल्स आर आउट। ओके, सिलेबस देख लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, अब चलते हैं एग्जाम डे के पहले वाले दिन पे और एग्जाम डे वाले दिन पे। ओके, यानी कि स्ट्रैटेजी बिफोर एंड ऑन द एग्जाम डे, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिनको हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स। ओके, सबसे पहले हम डूज से स्टार्ट करते हैं। डिवाइड कवर्ड सिलेबस इनटू 50-50। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने सिलेबस को 50-50 पे कवर करना है, और पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बात कर रही हूँ जो सिलेबस आपने कवर कर लिया है। मैंने आपको बोला कि एग्जाम डे से पहले 70 to 80% सिलेबस आप अपना कवर करो और उसको डिवाइड करो 50-50 के पोर्शन पे। ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छी चीज़ है, दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट रिवाइज वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड। ओके, चाहे आपने 20 to 30% सिलेबस ही क्यों ना किया हो, अपने पे बिलीव रखो और उसी सिलेबस को रिवाइज करते रहो। अब हम डोंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, डू नॉट मेक और कवर न्यू नोट्स और न्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर आपने अच्छा खासा सिलेबस अपना कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट मॉडरेट इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है, तो एग्जाम डे से पहले कोई भी नए नोट्स मत बनाओ या फिर कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत लोगों को बोलती भी हूँ कि आप जितना आपने पढ़ा है उस पर आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और नए टॉपिक को और नए नोट्स मत बनाओ एग्जाम से बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर एग्जाम रिवाइज, जाने से पहले जो 15-20 मिनट होते हैं या फिर 1 घंटा 2 घंटा, इतना रिवाइज मत करो कि बिल्कुल दिमाग में जितनी भी चीज़ें ना वो खिचड़ी बन जाए। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जो एक रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी हम कहते हैं ना कि भाई एग्जाम से पहले तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है, और जो भी हम रिवाइज करते हैं वो आता ही आता है एग्जाम में, उससे आप और ज़्यादा कंफ्यूज होते हो और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी आप गलत करके आते हो। ठीक है,
सो बिफोर एग्जाम जो एक वो रिवाइज वाला मिथ रहता है ना कि हम 15-20 मिनट बचे हैं पढ़ लेते हैं, आधा घंटा बचा है तो बहुत पढ़ लेते हैं, तो ये इससे क्या होता है दिमाग में जो भी चीज़ होती है ना उसमें हौच पौच क्रिएट होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना स्टार्ट करो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट रिवाइज योर होल सिलेबस बिफोर एग्जाम से पहले ये कोशिश मत करो कि भाई मैं पूरा का पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर दूँ। ठीक है, जितना याद करा, चलो आपने अच्छा खासा 70 to 80% सिलेबस भी अपना कवर किया और एग्जाम डे पे आप वो पूरा 70 to 80% सिलेबस जो है अपना रिवाइज कर रहे हो, ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, इससे जो भी आपने याद किया वो बिल्कुल मेसी हो जाएगा। तो बिफोर 15 to 20 मिनट्स वाला रिवीजन भी नॉट अलाउड, एंड एग्जाम डे पे पूरा 100% सिलेबस जो आपने कवर किया है ना उसको भी रिवाइज करना आप अवॉइड करो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम चलते हैं एग्जाम डे टिप्स पे चलते हैं अब। ठीक है, एग्जाम डे के दिन कौन कौन से टिप्स आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये बहुत लोगों के लिए ये चीज़ फनी भी हो सकती है, बट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने पूरा लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने ये 5 years में लर्न किया है, 3 years ड्यूरिंग BSc एंड 2 year ड्यूरिंग MSc। ओके, तो ये एक वीडियो में मैं अपने सारे एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ। एग्जाम डे के दिन क्या क्या टिप्स हो सकती है। पहली चीज़, रीच एग्जाम हॉल 15 to 20 मिनट्स प्रायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट पहले एग्जाम में पहुंचो, रिलैक्स करो, आराम से बैठो, कॉपी वगैरह की जो भी फॉर्मेलिटी होती है पूरी करो उसको। ये नहीं कि हम 5-10 मिनट पहले आ रहे हैं एग्जाम हॉल में। कुछ टाइम आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को रिलैक्स होने में लगता है और आप नर्वस होते हुए, पैनिक होते हुए अपना पेपर स्टार्ट करोगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही होती है कि भाई 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाओ एग्जाम हॉल में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिलैक्स एंड रीड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। ये नहीं कि भाई पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा आ गया तो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर पहला क्वेश्चन हमने पहले पेज में ही क्वेश्चन देके हमको, अरे भाई हमको तो आते ही नहीं है, और हमारा मोरल वहीं पर डाउन हो जाता है। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सिर्फ देखने से ही किसी को जज मत करो, पूरा पेपर को पढ़ो, आराम से बैठो, रिलैक्स करो, पेपर पढ़ो, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ो, तब जाके डिसाइड करो कि मैं किसको यहाँ पे जो है अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ओके, देन यू डिसाइड एंड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। थर्ड पॉइंट इज इंडिकेटिंग दैट यू डिसाइड करो क्या मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना तो फिर वेट नहीं करना है, फिर आंसर्स लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, अब आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले बोलता है स्टार्ट विद लॉन्ग आंसर पोर्शंस। मैंने यहाँ पे लिखा है 15 और 20 मार्क्स जो टाइप होते हैं, या फिर 10 से अबव अगर आपका कोई क्वेश्चन है, 14, 15, 16 से लेके 20 मार्क्स तक का है, उससे भी अबव कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, बिकॉज वो आपका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे कवर कर रहा है। छोटे आंसर से स्टार्ट मत करो लिखना। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, राइट लेस बट एक्यूरेट, नो नीड टू फिल नोटबुक्स अननेसेसरली। ओके, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखी कि बच्चे को कुछ आता नहीं है, कुछ आता भी नहीं कि वो लिख सकता है बहुत कुछ, लेकिन दे आर टेकिंग कॉपी अननेसेसरली, और एक बिल्कुल मिथ बनाई हुई कि भाई हमने तो कॉपी भरनी है, कॉपी भरेंगे तो नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नो, मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी एक एक्स्ट्रा कॉपी नहीं ली है। ओके, एंड इसके अलावा 30 पेजेस हमारे होते थे, एंड आई यूज टू अटेम्प्ट 17 to 18 पेजेस। ओके, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई हैव अ वेरी गुड स्कोर। सो मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि इस पे फोकस मत करो कि सिर्फ कॉपी भरनी है। कॉपी में कम से कम लिखो, लेकिन इतना लिखो कि वो एक्यूरेट हो, अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग पे हो, और एग्जामिनर अगर आपका पहला पेज देखे ना, उसमें भी अगर उसमें कुछ लाइंस पढ़ी है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे का जो नॉलेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसे आता है। ओके, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये बहुत लोग इससे एग्री भी करते होंगे दैट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन पेपर जो है अपना आंसर वगैरह आपने अटेम्प्ट किया और आप एग्जाम हॉल छोड़ के चले जाते हो। प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। ओके, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो एक अच्छे स्कोर को बनाने के लिए, तो अगर आपके पास 15, 20 हाफ एन आवर अगर बचा है तो एग्जाम हॉल छोड़ के मत जाओ, क्वेश्चन को रिवाइज करो, कुछ मिस्टेक आपसे हुई होगी तो उन मिस्टेक्स को कवर अप करने की कोशिश करो। इसके अलावा बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, मिस्टेक उनसे क्या होती है कि क्वेश्चन जो नंबर होता है वो गलत लिख देते हैं, तो ये जो लास्ट का आपका कुछ टाइम बच जाता है, आप जा सकते हो। अगर आपका पेपर पूरा हो चुका है, आपने रिवीजन कर लिया, देन नो नीड टू सिट इन द एग्जाम हॉल अननेसेसरली। ओके, कोशिश आप करो कि टाइम बच गया है तो अगर आपने रिवाइज कर लिया, और ये रिवीजन क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक मिस्टेक्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या चेक करो, चेक ये करो कि आपने डायग्राम लेबल किए है या नहीं किए हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई क्वेश्चन मैच करो। आज जो आंसर आपने लिखा होता है ना टॉप पे कि वी हैव अटेम्प्टेड दिस आंसर, उसको आप मैच करो क्वेश्चन पेपर से कि आपने एग्जैक्ट आंसर लिखा है या नहीं लिखा है वहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं आंसरिंग स्ट्रैटेजी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए बहुत बच्चे मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैम कैसे आंसर करें, कैसे आंसर करें। देखो, सबसे पहले होता है अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर फर्स्ट। ये हमको पहले बता चुकी हूँ कि लंबे क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर करेंगे। ओके, नाउ ड्रॉ लाइन टू लीव 1 centimeter मार्जिन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज।
ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, हौच पौच करना स्टार्ट कर देते हैं और कोई मार्जिन नहीं दिया है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ पे आपका ऑलरेडी जो नोटबुक होती है उसमें मार्जिन प्रेजेंट रहता है, लेकिन आप कोशिश करो कि राइट हैंड साइड पे भी आप थोड़ा सा एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ो, ताकि आपका जो काम है ना वो ऑर्गेनाइज लगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव आंसर सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट व्हेन व्हाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और अगर क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप आंसर ही कुछ और दे के आए और आप हैप्पी हो कि भाई हम क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए, देन आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, या जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है भाई सिस्टमैटिकली आंसर करो। क्वेश्चन जिस सीरीज में पूछा है, लेट सपोज कि मुझसे पूछा गया है व्हाट इज एल्गी, फिर उसी के आगे पूछा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सीरीज में दूंगी। पहले मैं एल्गी को डिफाइन करूंगी, फिर मैं फंजाई को डिफाइन करूंगी, फिर मैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगी, फिर मैं दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज बताऊंगी। ठीक है, राइट पर्टिकुलर आंसर एट टॉप ऑफ एवरी पेपर। ओके, अब देखो इतने सारे बच्चों की कॉपी चेक करनी है तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो आप ये कोशिश करो कि आंसर 1 आंसर 2 ये जो चीज़ें हैं ना ये बेसिक होती है, ठीक है, और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मैं चाहती हूँ कि आपको मैं बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी जो एक टिप होती है ना वो भी मैं आपको बताऊँ इस वीडियो के थ्रू, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करो एग्जाम्स के टाइम पे। ओके, नाउ डोंट राइट थ्योरी इन पैराग्राफ। थ्योरी को पैराग्राफ पे कभी मत लिखो। अभी मैं आगे बताती हूँ कि कैसे लिखना है थ्योरी को। ठीक, सो मैंने लिखा था कि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको जो आंसर्स होते हैं ना उनको पॉइंट्स पे लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लो दिमाग में कि जब भी आपका लेंथी क्वेश्चंस आते हैं जितना हो सकता है आंसर पॉइंट्स पे करने की कोशिश करो। पॉइंट्स मतलब क्या है कि आपने एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करी, देन नेक्स्ट लाइन पे आप आके नेक्स्ट स्टेटमेंट वहां से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। ठीक है, पॉइंट वाइज आप अपने आंसर को समझाओ। लाइक आपसे पूछा गया है कि भाई फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, अब आपने वहां एक पेज का पूरा पैराग्राफ लिख दिया, कोई वहां पे ब्रेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगी तो सबसे पहले मैं फंगस की डेफिनेशन दूंगी कि फंगस क्या होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो नीड टू राइट दैट दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अगर आप सिर्फ बुलेट पॉइंट बनाते हुए ये भी लिखोगे ना हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई बंदे की नॉलेज क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाओ, लिखो वहाँ पे कि दे हैव 3 डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर नीचे की तरफ आओ, 3 पर्टिकुलर डैश मारते हुए यहाँ पे उन तीनों न्यूट्रिशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ऐसे करना है कि आप अपने आंसर्स के थ्रू एग्जामिनर को ये समझा पाओ कि भाई आपका जो नॉलेज है वो एक्यूरेट है, क्लियर है। भले ही आपका नॉलेज कम हो, बट उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो ये आपके हाथ में है, आपकी राइटिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट, अटैम्प्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट अबाउट विच यू आर श्योर एंड कॉन्फिडेंट। ये नहीं कि हमें एक क्वेश्चन है उसमें मैं जस्ट 50% श्योर हूँ कि यार मुझे से 50% जो है इसका आंसर आता है और मैं उसको पहले अटैम्प्ट कर रही हूँ, तो ये कभी भी मत करो। चाहे आप लॉन्ग और शॉर्ट को जो है एकदम मिक्स करते हुए लिखो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करो जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो कि आप 100% इस आंसर या इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो, तो उस क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करो। ओके, नाउ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज स्टार्ट न्यू आंसर विथ न्यू पेज। ओके, ये बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आपने एक क्वेश्चन किया एंड एक क्वेश्चन जो है आपका लेट सपोज वो 2 पेजेस पे है एंड नीचे से जो है सिर्फ 4 to 5 जो है लाइंस वो लेफ्ट हैं, तो आप जो नया आंसर होगा ना वो नए पेज से स्टार्ट करो। ठीक है, उसके नीचे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेट सपोज अगर आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया एंड उसका जो आंसर है वो जस्ट आपका हाफ पेज में आया है या 1.5 पेज में आया है, देन आफ्टर लिविंग 3 to 4 लाइन्स यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट आंसर। बट अगर लास्ट में सिर्फ 3 to 4 लाइन्स बची है तो नया जो आंसर है वो नए पेज से आप स्टार्ट करो। इसके बाद एक और बहुत बेसिक सी चीज़ है, अंडरलाइन आफ्टर एवरी आंसर कंप्लीशन। जैसे जैसे आंसर कंप्लीट होता है ना उसके नीचे अंडरलाइन करना स्टार्ट करो। ठीक है, ताकि टीचर को लगे कि भाई नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट आंसर जो है वो स्टार्ट आपने कर दिया है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हौच पौच करना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा रहे हैं और ना अंडरलाइन की हुई है, ना ही कोई पेजेस छोड़े हुए हैं, ना ही वहाँ पे कोई लाइन छोड़ी है बिटवीन 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर समझ ही नहीं पाता है कि भाई नया आंसर कहाँ से स्टार्ट है, नया क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, नया आंसर आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। देन वी हैव ड्रॉ डायग्राम एवरीवेयर इफ इट्स पॉसिबल। अब ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी ड्रॉ करके आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायग्राम जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ आप डायग्राम को ड्रॉ करो, और अगर पॉसिबिलिटी है 50% भी पॉसिबिलिटी है ना, तो वहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि जितना आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे, मैं ड्राइंग की सिर्फ बात वहाँ पे कर रही हूँ जहाँ पे ज़रूरत है, पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, तो
जिस आंसर पे आपके 10 में से अगर 6 आने वाले थे तो वहाँ डेफिनेटली आपके 10 में से 8 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो या फिर आपके 10 में से 10 भी आ सकते हैं। तो ये जस्ट एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप ड्राइंग से जो होती है ना, थोड़ी वो जो आंसर जो मार्क्स खींचने की एक पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो जहाँ जहाँ डायग्राम पॉसिबल है वहाँ आप डेफिनेटली डायग्राम को ड्रॉ करके आओ, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन टू हाईलाइट। एग्जाम कॉपी में एक चीज़ आप ध्यान रखो कि हाईलाइट करने के लिए आप हाईलाइटर यूज़ मत करो, वहाँ पे हाईलाइटर के लिए आप एज ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। लाइक आपने कोई आंसर दिया, ओके, उसका आपने जो क्वेश्चन है वो ब्लैक से लिखा, जो भी है आंसर 1 आंसर 2 जो भी आप अटैम्प्ट करो, राइट इट विद ब्लैक, स्टार्ट विद योर ब्लू पेन एंड बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको आप ब्लैक से मार्क करते हुए चलो, ठीक है। सो एग्जाम्स में आप कोशिश करो कि ब्लैक एंड ब्लू पेन का आप एक मिक्स वे पे यूज़ करो और इसको एक इनोवेटिव वे पे यूज़ करना भी आपके हाथ में है, ठीक है। नाउ नो शेम टू यूज़ कलर्स बट लाइटली टू मार्क एंड हाईलाइट द कॉम्प्लेक्स डायग्राम। कुछ डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनके लिए आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो। कलर यहाँ पे कलरिंग करना, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल एकदम ड्राइंग का जैसा बना के आ रहे हो। वहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स होती हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपको डायग्राम में हाईलाइट करने हैं, तो उसके लिए आप ड्रॉ करते टाइम ही वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कलर पेंसिल्स, ओके। कलर पेंसिल्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ और इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है कि भाई हम कलर यूज़ कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे एग्जाम्स पे, इसमें कोई शेम नहीं होती, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वी हैव टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम एक आंसर को बिल्कुल आधा आधा एक घंटा दिए हुए हैं, जो भी लॉन्ग आंसर है चाहे शॉर्ट आंसर है, आप मैनेज करो। हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इतना टाइम दो कि मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो मैं इस क्वेश्चन को इतना टाइम दूंगा या दूंगी, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे। नाउ डोंट लीव एनी क्वेश्चन, इफ पॉसिबल राइट अप्रोप्रिएट आंसर इवन इफ यू नो ओनली 5 to 10 लाइन्स, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन में लेट सपोज आपको 10 क्वेश्चन आपके आए हैं, 10 में से 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन के बारे में आप बहुत अच्छे से श्योर हो, उसमें से फिर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको जस्ट 50-50% आते हैं तो वो भी आपने अटैम्प्ट किए, और कुछ जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं कि आपको आते ही नहीं है, तो भाई मत छोड़ो। चाहे उसमें आपको डेफिनेशन भी पता हो ना तो वहाँ डेफिनेशन ही लिख के आओ। बट यहाँ पे लिखने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा और आंसर कुछ और दे रहे हैं, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक है, कुछ भी लाइन है, अगर आपको वो वर्ड के बारे में भी पता है तो आप वहाँ पे मेंशन करके आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कोशिश करता है कि अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ही और शी विल डेफिनेटली गिव स्कोर टू यू, ओके। कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चन मत छोड़ के आओ। नेक्स्ट वी हैव अवॉइड यूजिंग मार्कर और स्केच पेन, रादर यूज पेंसिल कलर टू हाईलाइट। ये पॉइंट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हाईलाइट के लिए आप यहाँ पे स्केच पेन यूज़ मत करो, ना ही कोई मार्कर यूज़ करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप हाइलाइटर भी यूज़ मत करो। आप वहाँ पे ना स्मॉल स्मॉल जो कलर्स आते हैं आप वहाँ पे पेंसिल कलर्स को यूज़ कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, ओके। इफ पॉसिबल देन रिप्लेस द लेंदी आंसर्स विद फ्लो चार्ट एंड टेबुलर चार्ट, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जो लेंदी आंसर्स होते हैं उनको आप फ्लो चार्ट और टेबुलर चार्ट से रिप्लेस कर सको। ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है, ये सिर्फ खाली बोलने की चीज़ें नहीं होती है। अगर इन चीज़ों को आप डेली लाइफ पे अप्लाई करोगे ना अपने एग्जाम्स के टाइम पे, आप डेफिनेटली अपने स्कोर में डिफरेंस देखोगे। नाउ टेबुलर फॉर्म आंसर्स इज मस्ट एंड स्कोरिंग लाइक डिफरेंस बिटवीन, ओके। अब देखो कुछ डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे उसमें भी थ्योरी लिख के आ जाते हैं, ठीक है, पूरी कहानी बता देते हैं। अब उस कहानी का मतलब ही क्या है, अगर आप प्रॉपर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो डिफरेंस, तो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर अगर मैं डिफरेंस की ही बात करूँ तो देखो डिफरेंस के टाइम पे ना आप टेबुलर वाला यानी कि टेबल बनाने की कोशिश करो। लेफ्ट वाले पे आप लेफ्ट वाले के कैरेक्टर बताओ, राइट वाले पे राइट वाले के कैरेक्टर बताओ, और इस तरफ से बीच में आप कुछ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन लिख सकते हो बिटवीन देम, ठीक है। नाउ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस एफिनिटी लाइक क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर सिस्टमैटिकली। डिफरेंसेस और एफिनिटीज होती है, तो डिफरेंसेस मतलब होता है कि क्या डिफरेंस है, एफिनिटी मतलब होती है कि क्या सिमिलैरिटी है। तो सिस्टमैटिकली आप आंसर करने की कोशिश करो कि अगर आपसे कंपेयर पहले पूछा है तो भाई पहले कंपेयर करें, फिर कॉन्ट्रास्ट पूछा है तो आप तब जाके उनके सिमिलैरिटीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करो, ओके। सो आई थिंक ये जो 4 सेक्शंस मैंने आपको बताए ये आपको डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो का जो एक मेन मोटिव था वो मेरा था कि मैं आपको सारे छोटे से छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करा सकूँ एक ही वीडियो में। मैं सारे अपनी जितने भी लाइफ एक्सपीरियंस थे मेरे 5 ईयर्स के, दैट इज़ 3 ईयर इन BSc एंड 2 ईयर इन MSc, तो मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखी है, खुद के लाइफ पे मैंने वो चीज़ें अप्लाई करी है ताकि मैं अपने स्कोर को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ, ओके। सो ये जो लास्ट सेक्शन है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कितने पेजेस आप लिख सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है कि भाई लंबी लंबी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है, कम लिखो, एक्यूरेट लिखो, बहुत सफिशिएंट है एक अच्छा स्कोर लेके आने के लिए। नाउ ये जो लास्ट सेक्शन है मेरी वीडियो का कि हम कितने लिख सकते हैं पेजेस एग्जाम में, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है
तो अब कितने पेजेस हम लिखे भाई किस टाइप के आंसर्स में, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग ये दिया है। अगर आप इससे ज़्यादा पेजेस में लिखना चाहते हो देन वो आपकी चॉइस है, ओके। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो यहाँ पे मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रही हूँ, ओके। तो चलो 1 मार्क्स से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे अगर आप 2 to 3 लाइन लिखते हो वो सफिशियंट होती है। नो नीड टू राइट 1 पेज और हाफ पेज जब आपका सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हम स्टार्ट करते हैं 2 to 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। 2 to 5 मार्क्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे हाफ पेज 1 पेज लिखना बहुत सफिशियंट होता है। तो हाफ टू 1 पेज, यानी कि मिनिमम आप हाफ पेज लिख सकते हो, मैक्सिमम आप जो है वहाँ पे 1 पेज लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। सो 2 to 5 पेजेस कहने का मतलब क्या है, 2 to 5 मार्क्स कहने का मतलब है कि हाफ से लेके 1 पेज सफिशियंट है 5 नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखो 5 वाले में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप 1 to 2 पेजेस कवर करने की कोशिश करो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इफ़ यू आर राइटिंग 2 पेज इट्स इनफ टू गेन द मार्क्स, ठीक है। सो 1 to 2 पेजेस आप लिखने की कोशिश करो अगर आपका जो आंसर है वो 5 to 10 मार्क्स का आ चुका है, या अगर आप 2.5 पेजेस भी लेते हो तो इट्स ओके। नाउ 10 to 15 टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, अब 10 to 15, 15 to 20 टाइप जब क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे कोशिश करते हैं हम 10 to 20 पेजेस लिख के आएँ। सो ये गलत चीज़ होती है, इतना हमें नहीं लिखना होता। अगर डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है तो चलता है। सो 10 to 15 की अगर हम बात करते हैं, 10 से 15 मार्क्स के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पे 3 to 4 पेजेस लिखोगे तो सफिशियंट है, ओके। 3, 4, 5 पेजेस जो होते हैं वो इनफ होते हैं 15 नंबर तक के क्वेश्चंस के लिए, 10 to 15, ओके। लास्ट वी है 15 to 20 मार्क्स क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शायद बहुत लेंदी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आफ्टर 15 ही पूछे जाते हैं। तो आप इसमें 5 to 7 पेजेस लिख सकते हो। मैंने अपने एग्जाम्स में जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, जो 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, मैं वहाँ पर जस्ट 5 to 7 पेजेस लिख के आती थी। एंड जब मैं अपना स्कोर देखती थी तो वो मुझे सेटिस्फाइंग लगता था क्योंकि मेरा स्कोर जो था वो काफ़ी सही रहता था, ठीक है। तो 7 पेजेस आर इनफ टू एक्सप्लेन 15 to 20 मार्क्स क्वेश्चन। और अगर आपके डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, तो देन डेफिनेटली यू कैन गो अप टू 10 पेजेस, बट उससे ज़्यादा मत लिखो क्योंकि वो क्या होता है फिर ओवर लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि हम इतने पेजेस में ही अपनी नॉलेज को दिखा सके कि भाई हाँ, हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम जानते हैं थ्रू योर डायग्राम, थ्रू योर फ्लो चार्ट, बाय मेकिंग पॉइंट नोट्स, ओके। सो ट्राई टू कवर मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अननेसेसरी डिटेल। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी कि जितने भी लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज लेवल एग्ज़ाम देने वाले हैं, नॉट ओनली MSc बॉटनी स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट्स भी जो कि कॉलेज लेवल से रिलेटेड हैं, ओके, उनको हेल्प मिल सके और अच्छे से अच्छा वो स्कोर अपना बिल्डअप कर सके एग्जाम पे। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स एंड जितने भी मेरे जूनियर्स, उन्होंने मुझे बहुत सारी विशेज़ दी है इन द कॉमेंट सेक्शन रिगार्डिंग माई academic गोल्ड मेडल। सो thanks a lot and I wish all the best for your future. So that's all for today's video. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.